आप अपनी राय क्या देखकर बनाते हैं टीवी अखबार? आपके नेताओं को कौन बदनाम करता है? मायावती चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, आज भी कहा जा रहा है। अब बाकी सब मनरेगा में मजदूरी करके अमीर है। इस देश में एससी एसटी के लोग आज भी रिजर्व सीट तक सीमित हैं। 60 से 65% ओबीसी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, और सारे के सारे सीटों पर सवर्ण समाज के लोग संसद और एमएलए एमपी बनते थे, और आईएएस पीसीएस तो बनते ही थे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया था। लालू यादव अपराधी नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर अपराधी नहीं थे, मान्यवर कांसीराम अपराधी नहीं थे, रामस्वरूप वर्मा अपराधी नहीं थे, सोनेलाल पटेल अपराधी नहीं थे, करुणानिधि अपराधी नहीं थे। जब दलित और पिछड़ा आदिवासी आने लगा राजनीति में, तो इन झूठे मक्कारों ने खबर चलाई कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति में बहुजन आ रहे थे। कबीर साहब अकेले लड़ रहे थे, पेरियार साहब अकेले लड़ रहे थे, ज्योतिबा फुले अकेले थे और उस समय कितनी विकट स्थिति थी। बाबा साहेब अकेले लड़ रहे थे, जगदेव प्रसाद अकेले लड़ रहे थे, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल से चल रहे थे। तो आप लोगों को लगता होगा हमारे लोग ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, उनको लगता है कि हम कम लोग हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी लड़ाई जो है ना मानसिक मजबूती की लड़ाई है। हम लोग संख्या बल के आधार पर लड़ाई कभी ना लड़े हैं न लड़ेंगे। ये लड़ाई मानसिक लड़ाई है, और इसलिए संख्या नहीं, मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। तो अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, तो आप गलतफहमी में हैं। यहां कम से कम पूरा भारत और पूरी दुनिया का बहुजन समाज है। पूछिए कैसे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस समय जहां हम अभी बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में और पूरे भारत का बहुजन समाज देखेगा, क्योंकि ठीक सोशल मीडिया नहीं आने से पहले जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बहुजन समाज के पास न टीवी था न अखबार था। बाबा साहेब ने 4 अखबार निकाले, लेकिन वो नहीं चल पाया क्योंकि संसाधन नहीं था। हम लोग तकनीक के युग में हैं, 21वीं सदी में हैं, और सोशल मीडिया का दौर है। जो सारा कैमरा दिख रहा है ना, ये पूरा दुनिया में आपकी बातों को पहुंचाएगा। इसलिए आप ये मत समझिए कि आप कम संख्या में, ये करोड़ों लोग देखेंगे। और इस देश में जो आज सरकार चल रही है, और इस देश में जो मनुवाद का जो पूरा व्यापार है, वो टीवी अखबार के दम पर है। आप अपनी राय क्या देखकर बनाते हैं टीवी अखबार? आपके नेताओं को कौन बदनाम करता है? मायावती चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, आज भी कहा जा रहा है। अब बाकी सब मनरेगा में मजदूरी करके अमीर है। इस देश में शहरों पर किसका कब्जा है? बिजनेस पर किसका कब्जा है? खेल पर किसका कब्जा है? सिनेमा पर किसका कब्जा है? इस देश में सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किसकी है? एक भी एससी एसटी ओबीसी और किसान समाज का, मैं तो कह रहा हूं जाट पटेल गुर्जर मराठा, इक्का दुक्का कहीं होगा तो होगा। इस देश में सबका जो कब्जा है, उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो ईमानदारी से है। इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को चाहे सरकारी नौकरी में हो, जांच बैठा दिया जाता है। राजनीति में हो तो सीबीआई और ईडी छोड़ दी जाती है। कांग्रेस के जमाने में जाति देखकर छोड़ा जाता था, बीजेपी में जाति और पार्टी दोनों देखकर छोड़ा जा रहा है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप लोगों को, अब तक आप सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, उसी से लगता है कि यह सही है, यह गलत है। तो बहुजन समाज के पास अब सोशल मीडिया है, और आज बहुजन समाज सबसे ज्यादा एकजुट हुआ है, और भविष्य में और एकजुट होगा। तो संख्या के लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बात मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए, बात साफ है, हमारी संख्या जो कम है इस हॉल में, उसकी सबसे वजह है अशिक्षा। और जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र हमको बना दिया गया। तो हमारे लोग, ये लड़ाई जो है ना, वो यहां जो हॉल में बैठे लोग हैं, और हमारे जैसे लोग जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जिन्होंने आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से, बाबा साहब के, हो सकता है आप आरक्षण न लिए हो, लेकिन बाबा साहब के संविधान न होता तो हमारे लिए तो स्कूल के दरवाजे बंद थे, बिजनेस के दरवाजे बंद थे, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। तो हमें जो अधिकार मिला वो संविधान की वजह से मिला, और उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। और वो संविधान कैसे बचेगा? वोट के अधिकार से। तो आज दोनों खतरे में हैं। इस देश में जब देश आजाद हुआ तो एससी एसटी का तो रिजर्व सीट था, लेकिन लोग उस पर नौकरों को जिताते थे। और जो किसान जातियां हैं, जिसको बाबा साहब ने ओबीसी कहा, उनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, मंडल कमीशन लागू होने से पहले ओबीसी को कोई टिकट नहीं देता था, ओबीसी तो लिस्ट में ही नहीं था। एससी एसटी का संवैधानिक प्रावधान था तो उनको रिजर्वेशन मिलता था एमपी एमएलए में, लेकिन लोग अपने नौकरों को जिताते थे। और जब ओबीसी के, जब मंडल कमीशन लागू हुआ
और जब कर्पूरी ठाकुर जो आज भारत रत्न दिया गया है, ये लगता है शौक से दिया गया है, ये मजबूरी में दिया जा रहा है। और ये मजबूरी आपके इस तरह की बैठकों का नतीजा है कि ये मनुवादी डर रहे हैं। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो नेताओं को ओबीसी की याद आ रही है, एससी एसटी की याद आ रही है, बहुजन की याद आ रही है, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और इस लड़ाई में हमारा हथियार एक ही है, एक संविधान और एक मीडिया, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो सोचिए खेल कैसे बदला है। इस देश में एससी एसटी के लोग आज भी रिजर्व सीट तक सीमित हैं। 60 से 65% ओबीसी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, और सारे के सारे सीटों पर सवर्ण समाज के लोग संसद और एमएलए एमपी बनते थे, और आईएएस पीसीएस तो बनते ही थे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश में ओबीसी का पहला आईएएस बनता है। और शुक्रिया रामविलास पासवान जी, शुक्रिया बीपी सिंह जी, शरद यादव जो नहीं है उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने हमारे लिए काम किया उन सबका शुक्रिया करना चाहिए। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। 90 के दशक के बाद ओबीसी जब जगने लगा, तब इस मनुवादी मीडिया ने, जो टीवी अखबार है, उसने पता है क्या नया शगुफा छोड़ा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। यह झूठ था। लालू यादव अपराधी नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर अपराधी नहीं थे, मान्यवर कांसीराम अपराधी नहीं थे, रामस्वरूप वर्मा अपराधी नहीं थे, सोनेलाल पटेल अपराधी नहीं थे, करुणानिधि अपराधी नहीं थे। जब दलित और पिछड़ा आदिवासी आने लगा राजनीति में, तो इन झूठे मक्कारों ने खबर चलाई कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति में बहुजन आ रहे थे और राजनीति का पैसाकरण हुआ। आज बीजेपी, कांग्रेस या सवर्णों की जितनी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, ये पैसे वाले की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी, वोट वाली पार्टी तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम है। ये पार्टियों के पास जनाधार है, क्योंकि बिहार के जनगणना को ही अगर मान ले तो 90% आबादी इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की है, तो पार्टी तो ये बड़ी हुई ना। वो पार्टी पैसे वालों की पार्टी है। लेकिन मीडिया क्या बेईमानी करता है। मैं मीडिया का छात्र हूं, तो मीडिया से जोड़ के बता रहा हूं कि खेल कैसे किया गया है, और ताकि ये सारी बातें आप लोग देश को बताइए। मीडिया ने क्या खबर फैला दिया, कांसीराम साहब दलित नेता, और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, सोनेलाल पटेल पिछड़ों के नेता, और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय नेता। और ये कैसे हो गया भाई? तो आपको जाति बनाई ही गई थी शोषण करने के लिए, हमारे नेताओं को भी जातियों में बांट दिया। और आज भी हमारी विडंबना है कि हम अपने जाति का नेता देख रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था तुम एससी एसटी ओबीसी हो, जातियों का समूह हो। हमें आज भी ये जाति में तोड़कर हर जाति का एक नेता खड़ा कर रहा है, और हम अपने जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं। और उसमें भी ये लोग क्या कर रहा है, मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव को लड़ाया गया, और इन दोनों को फिर बाद में फेंक दिया गया। और आज वहां सत्ता किसकी आपको पता है। बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान को लड़ाया गया, और उसके बाद नीतीश जी आए बीजेपी के साथ। अब उस नीतीश जी को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। लेकिन मनुवादी मीडिया को देखिए, नीतीश जी तो 2 बार आरजेडी में भी आए और 2 बार 3 बार बीजेपी में भी गए। सारा गाली नीतीश कुमार को, बीजेपी को नहीं। टीवी अखबार वाला, हम सब नीतीश से नाराज है, लेकिन गाली किसको पड़ रही है? पिछड़ा को। अरे बीजेपी ने मिलाया तभी तो गए। तो ये खेल समझिए कि किसी कीमत पर गठबंधन कर ले। इस देश में 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है, तो आप लोग को पता है कितने कांग्रेसी अपर जनरल कैटेगरी के नेता बीजेपी में चले गए? जानते हैं आप लोग? किसी को मीडिया ने गाली दिया? उनका जाना क्या है, सपा से नहीं गए, बसपा से नहीं गए, कांग्रेस से नहीं गए। और नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है, उसमें भी जो सवर्ण नेता है उन्होंने उनको चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि ऐतिहासिक काम हो रहा था, जाति जनगणना हो रही थी, 65% रिजर्वेशन हो गया था। तो सब पार्टी के जनरल कैटेगरी के नेताओं ने मिलकर कहा कि इस गठबंधन को तो तोड़ना होगा भाई, नहीं तो 2024 में राजनीति पलट देगा। जाति जनगणना मुद्दा बन रहा था, दलित पिछड़ों का मुद्दा बन रहा था, और इसमें राहुल गांधी का भी दोष है। तो सवाल यह है कि इस देश में सारा चोर, अपराधी, क्रिमिनल सब दलित, पिछड़ा, आदिवासी है। किसकी नजरों में? मीडिया की नजरों में। इसलिए आप लोग टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, वो आपके हितों के खिलाफ है और वो आपके खिलाफ हमेशा बोलेगा। आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, तो भी वो आपके खिलाफ है। आप राष्ट्रपति बन जाइए, तो भी वो आपके खिलाफ है। कहने का मतलब यह है कि जिसने गाय पाला है दूध वही खाएगा। तो बहुजन समाज को टीवी अखबार देखना बंद कर देना चाहिए। अब सवाल है कि कौन कह रहा था कि राजनीति में अपराधीकरण हुआ है? यही टीवी अखबार वाला।
जब की राजनीति में पैसाकरण हुआ। क्या गरीब चुनाव लड़ सकता है? क्या ये लाइन कभी आपने टीवी अखबार में सुना? ये तमाम सवर्ण पत्रकारों को कहते सुना कि राजनीति में पैसा का खेल हो गया है? आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी पार्टी नहीं बना सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि पैसा का खेल हो गया है।